गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और इंग्लिश का जितने भी ग्रामर रूल्स था उसका क्रैश कोर्स चल रहा है। माना सारे टॉपिक्स जो एसएससी सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट है उन सभी टॉपिक्स का क्रैश कोर्स चल रहा है, जो ये 15 दिन में हम लोग पूरे कंप्लीट करने की सोचे, और जिसमें आज डे 2 का हम लोग का क्लास है। तो चलिए आगे का रूल्स देखते हैं क्या क्या है। और इंग्लिश ग्रामर का ऑलरेडी हम लोगों ने डे 1 में तकरीबन 26 और 25 रूल्स कंप्लीट कर लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल। और जितने रूल्स हम लोग कर रहे हैं और इससे 95% से 100% तक सारे जो भी रूल्स वगैरह हैं एग्जामिनेशन में आते ही हैं और आएंगे ही। चलिए तो आज हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट रूल है नॉन फाइनाइट और इन्फिनिटिव जिरंड पार्टिसिपल से रिलेटेड। तो सबसे पहले देखते हैं जो कि वर्ब है वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। वर्ब को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फाइनाइट वर्ब होता है। तो फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं उसे हम लोग देखते हैं एक नज़र में। फिर सेकेंड वन होता है नॉन फाइनाइट। ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो जो फाइनाइट वर्ब होते हैं वो किसी भी सेंटेंस में टेंस और टाइम के हिसाब से बदलते रहते हैं, लेकिन जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं वो नहीं बदलते हैं। तो नॉन फाइनाइट में एक जिरंड हो गया, एक जिरंड हो गया, फिर दूसरा इन्फिनिटिव्स हो गया, जिरंड इन्फिनिटिव्स, और सेकेंड वन हो गए, और थर्ड वन हो गया पार्टिसिपल। ठीक है, जिरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। तो इन तीन के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। तो चल सबसे फर्स्ट रूल हम लोग देख लेते हैं क्या है। सबसे फर्स्ट रूल, सबसे पहला यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अगर ये वर्ब्स आ जाए जैसे आस्क, फॉरगेट, नो, लर्न, रिमेंबर, थिंक, वांट टू नो या वंडर, अगर ये आ जाए तो ठीक इसके बाद जो इन्फिनिटिव का यूज करेंगे तो इन्फिनिटिव और इन वर्ब के बीच में एक WH प्रोनाउन जैसे हु, हाउ, व्हेन इत्यादि का इस्तेमाल जरूर करनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, फिर से ये रूल ध्यान में रखेंगे। आस्क, फॉरगेट, नो, लर्न, रिमेंबर, थिंक, वांट टू नो, वंडर आए और उसके बाद इन्फिनिटिव आए तो दोनों के बीच में एक WH प्रोनाउन देना आवश्यक है। जैसे एक उदाहरण है, he did not know how to solve दिस क्वेश्चन। ठीक है, वह नहीं जानता है कि इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया जाए। तो यहाँ पर नो आ गया एक वर्ब, और नो के बाद इन्फिनिटिव टू सोल्व है तो इसके बीच में एक WH प्रोनाउन यहाँ पर हम लोगों ने डाला। तो यही यहाँ पर कहने का मतलब है। अगर WH प्रोनाउन नहीं होता तो इधर इसी भाग में होता और इसको करेक्ट करना होता। तो फिर से ये वर्ब आस्क, फॉरगेट, नो, लर्न, रिमेंबर, थिंक, वांट टू नो या वंडर आ जाए तो इसके बाद जो इन्फिनिटिव यूज करेंगे तो दोनों के बीच में एक WH प्रोनाउन देना आवश्यक है। नेक्स्ट रूल, बियर इन्फिनिटिव यूज करना है इन के बाद। ठीक है, और इनके बाद बियर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना है। तो किन के बाद भाई बियर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करना है? यहाँ पर हो गया नीडंट, डेयर नॉट, वुड रादर, रादर देन या हैड बेटर। अगर ये आ जाए तो ठीक इनके बाद हमेशा बियर इन्फिनिटिव यूज करना है। बियर इन्फिनिटिव का मतलब क्या है? टू नहीं लगाना है, केवल V1 लगाना है। तो ये बियर इन्फिनिटिव हो गया। ठीक है, और इन्फिनिटिव विदाउट टू भी कह सकते हैं इसको हम। तो नीडंट, डेयर नॉट, वुड रादर देन या हैड बेटर आ जाए तो इसके बाद बियर इन्फिनिटिव का इस्तेमाल हमेशा करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एक एग्जाम्पल में looking at the disturbed condition, looking at the disturbed condition, we had
better go from here। ठीक है, तो ये उदाहरण है। लुकिंग एट द डिस्टर्ब कंडीशन, वी हैड बेटर टू गो फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर हैड बेटर के बाद कई लोग जो है कई दफा जो है टू गो भी लिख देते हैं, तो वो वही जो है एरर हो जाएगा और इसी पार्ट में एरर होगा और इसी को करेक्ट करके लिखना है। और यहाँ पर लिखना है केवल गो, अर्थात टू का इस्तेमाल नहीं करना है। तो फिर से देख लीजिए एक बार, नीडंट, डेयर नॉट, वुड रादर, हैड, वुड रादर, रादर देन या हैड बेटर के बाद समय सदैव जो है इंफिनिटिव पेयर इंफिनिटिव का ही इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल हम लोग के पास है, यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर मेक या लेट। मेक और लेट के बाद अगर मेक या लेट, मेक का कोई भी वर्ब फॉर्म जैसे मेक हो जाए या मेड हो जाए या इसका वर्ब फॉर्म या फिर लेट आ जाए, तो इसके बाद अगर कोई दूसरा वर्ब यूज करना हो तो वो समय सदैव जो है फर्स्ट फॉर्म में ही इस्तेमाल करेंगे, V1 में ही इस्तेमाल करेंगे, उसमें इंफिनिटिव का ही इस्तेमाल करेंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम लोग समझते हैं, उदाहरण में देख लेते हैं, with his hilarious jokes he made everyone laugh। ठीक है, WITH, with his hilarious jokes he made everyone laugh। ठीक है, तो यहाँ पर मेड के बाद जो वर्ब आया लाफ, यह V1 फॉर्म में है। everyone to laugh नहीं लिख सकते थे, everyone laughing भी नहीं लिख सकते थे, तो यहाँ पर V1 फॉर्म ही लिखना है। मेक का ही ये सेकेंड फॉर्म है, मेड, with his hilarious jokes he made everyone laugh। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार मेक या लेट के बाद वर्ब का V1 फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। अगर हेल्प आ जाए कोई वाक्य में, ठीक है, तो हेल्प के बाद अगर कोई और वर्ब आए तो उसको सदैव V+2 + V1 फॉर्म में लिखना है या I in + V4 फॉर्म में लिखना है या केवल V1 लगाएंगे। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, अगर यहाँ लिखा हो he helped me dash the problem। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, जैसे सोल्व का सोल्विंग भरेंगे, यहाँ पर राइट क्या होगा, सोल्विंग सही है या फिर इन सोल्विंग ठीक है या टू सोल्व या फिर सोल्व या सोल्व, कौन सा फॉर्म यूज करेंगे हम सोल्व का। यहाँ पर ऑप्शन दे दिया हूँ, 5 ऑप्शन है, इनमें कौन कौन सा ऑप्शन भरे जा सकता है। ही हेल्प्ड मी डैश द प्रॉब्लम, ही हेल्प्ड मी सोल्व द प्रॉब्लम, यह भी ठीक है। ही हेल्प्ड मी टू सोल्व द प्रॉब्लम, ये भी ठीक है। ही हेल्प्ड मी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, ये ठीक है। सोल्विंग केवल लिखना गलत हो जाएगा, सोल्व लिखना गलत हो जाएगा। तो हेल्प के बाद ये 3 फॉर्म में हम कोई वर्ब को लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग के पास है, अगर यह स्ट्रक्चर लिख जाए कोई सेंटेंस में और खास करके इसी से एरर आते भी हैं, जैसे डू प्लस एनीथिंग नथिंग एवरीथिंग, डू प्लस एनीथिंग नथिंग एवरीथिंग प्लस एक्सेप्ट प्लस इंफिनिटी विदाउट टू, ठीक है, यूज करना है। जैसे डू प्लस एनीथिंग या नथिंग एवरीथिंग रहे, उसके बाद अगर बट या एक्सेप्ट रहे तो उसके बाद जो इंफिनिटिव यूज करना है विदाउट टू यूज करना है। जैसे इट इज क्वाइट बोरिंग बिकॉज, ये स्ट्रक्चर ये ध्यान में रखना है। वी डू नथिंग बट आ गया, ये स्ट्रक्चर आ गया डू प्लस नथिंग, उसका बट आ गया तो स्वाभाविक है बट सिट आइडल, अर्थात इंफिनिटिव सिट लिखे बिना टू का, बियर इंफिनिटिव हो गया, इंफिनिटिव विदाउट टू।
तो ये स्ट्रक्चर ही हो गया डू नथिंग बट सिट। तो ये एग्जाम्पल था और ये इस प्रकार यहाँ पर ठीक ठीक ठाक है। तो रूल आपको रिमेंबर रखने हैं, डू प्लस एनीथिंग या नथिंग या एवरीथिंग बट या एक्सेप्ट प्लस इंफिनिटी विदाउट टू। चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग का जिरंड से रिलेटेड रूल है। अभी हम लोग इंफिनिटिव से रिलेटेड रूल देख रहे थे, अब जिरंड से रिलेटेड रूल, और यह भी नॉन फाइनाइट का ही फॉर्म है। जैसे यूज हमेशा जो है ये जो वर्ब या फ्रेज है लिखा हुआ, जैसे लुक फॉरवर्ड टू, टेक टू, एडिक्टेड टू, accustomed to, habituated to, is am are plus used to, with a view to, या dedicated to, या devoted to, या committed to, इसमें हर जगह टू लिखा है। उसके बाद भी टू के बाद तो जनरली V1 का फॉर्म आता है, लेकिन यहाँ पर टू लिखा है उसके बाद भी V4 भी लिखना है, क्योंकि यहाँ पर जिरंड का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, और जिरंड भी ING फॉर्म होता है वर्ब का। तो एग्जांपल देख लेते हैं। When he was young was used to, यहाँ पर is am are या was used to आ गया, तो इसके बाद V4 आ गया, was used to play for hours at a stretch। तो ये वाक्य सही है, तो इससे भी आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं। 33 नंबर रूल हम लोग के पास क्या है, सदैव जो जिरंड होगा तो जिरंड के पहले पोसेसिव प्रोनाउन का ही फॉर्म लिखना है, नॉमिनेटिव केस नहीं लिखना है या फिर ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखना है, पोसेसिव फॉर्म प्रोनाउन का लिखना है। जैसे एक्सक्यूज मी कमिंग लेट अगर होता तो वो गलत हो जाता, ठीक है, एक्सक्यूज मी कमिंग लेट गलत हो जाता, एक्सक्यूज माई कमिंग लेट ठीक है, ठीक है, एक्सक्यूज माई कमिंग लेट ठीक है। तो इसी प्रकार कहने का मतलब है, कोई अगर लिखता प्लीज एक्सक्यूज मी कमिंग लेट, तो यह सेंटेंस गलत हो जाता है, क्योंकि ये नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस नहीं लिखना है जिरंड के पहले। जिरंड के पहले सदैव पोसेसिव प्रोनाउन फॉर्म ही यूज करना है, तो माई होगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल है 34 नंबर रूल है हम लोग के पास, यूज V4 आफ्टर दिस वर्ब्स या एक्सप्रेशन। एडमिट हो गया, अवॉइड हो गया, डिले है, डिनाई है, डिटेस्ट है, एंजॉय है, एक्सक्यूज है यहाँ, या फिर फिनिश है, फॉरगिव है, माइंड है, प्रिवेंट है, रिसेंट है, या काइंड स्टैंड हो गया, या काइंड हेल्प हो गया, इट्स नो यूज या गुड या वर्थ हो गया। इनके बाद सदैव V4 का इस्तेमाल करना है, को ध्यान रखना है हम लोग को, ठीक है, सदैव V4 का ही इस्तेमाल करना है। जैसे एडमिट हो गया, अवॉइड हो गया, डिले है, डिनाई है, डिटेस्ट है, एंजॉय है, एक्सक्यूज है, फिनिश है, फॉरगिव है, माइंड है, प्रिवेंट है, या रिसेंट है, काइंड स्टैंड है, या काइंड हेल्प है, इट्स नो यूज या गुड वर्थ, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, नाउ लेट्स गेट बैक होम, इट्स नो यूज गोइंग इन द मार्केट। नाउ लेट्स गेट बैक होम, नाउ लेट्स गेट बैक होम, इट्स नो यूज गोइंग इन द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर नो यूज आ गया, उसके बाद टू गो नहीं लिख सकते हैं, तो इट्स नो यूज है, इट इज नो यूज या इट्स नो यूज, तो उसके बाद V4 ही लिखना है, तो जो कि गोइंग है। तो ये रूल हम लोग के पास है, उपयुक्त बताए हुए रूल के हिसाब से हम लोगों ने सही यूज किया, इट्स नो यूज और प्लस गोइंग। तो इस प्रकार ही हम लोग को बनाने हैं। चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग के पास है पार्टिसिपल से संबंधित। तो ये दो पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो समझ लेते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है V4 के फॉर्म में होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है V4 के फॉर्म में होगा, तो V4 के फॉर्म में होगा तो वह एक्टिव फॉर्म होगा, ठीक है। लेकिन यही V4 तो होगा ही, लेकिन यह जो है बीइंग, बीइंग प्लस V3 आ जाए तो यह जो है पैसिव फॉर्म होगा, पार्टिसिपल का ही पैसिव फॉर्म। तो कहेंगे कि इसमें तो V4 नहीं है। जी हाँ, V4 नहीं है। V4 इसलिए नहीं है क्योंकि जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं हम लोग, तो कैसे बनाते हैं एक्टिव से पैसिव, जैसे इज गोइंग लिखा है, हाँ, इज गोइंग लिखा हुआ है या इज राइटिंग लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बीइंग या इज तो होगा ही, और उसके बाद क्या कर देते हैं बीइंग
गो वेंट गोन, तो V4 कर देते हैं, तो ये एक्टिव फॉर्म हो गया और इसका ये पैसिव फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये एक्टिव फॉर्म है और ये हो गया पैसिव फॉर्म। तो ये तो जनरली वर्ब का एक्टिव पैसिव फॉर्म है, और यहाँ पर हम लोग पार्टिसिपल का एक्टिव और पैसिव फॉर्म देख रहे हैं। ठीक है, V4 में हो एक्टिव फॉर्म और सब्जेक्ट के रूप में हो, नाउन के रूप में हो, यहाँ वर्ब के रूप में है लेकिन यहाँ नाउन के रूप में होना चाहिए, तो एक्टिव पैसिव। फिर दूसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या खासियत है कि यहाँ आपको हैव मिल जाएगा। ठीक है, हैविंग लिखा हुआ मिल जाएगा। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में जैसे होगा यहाँ पर हैविंग, हैविंग और V3 होगा। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि यह जो है प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव फॉर्म है, लेकिन यही अगर मिल जाए आपको लिखा हुआ हैविंग, हैविंग बीन V3, तो आप समझ गए होंगे। अगर एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़े हुए होंगे तो यह पैसिव फॉर्म हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल का। ठीक है, तो मुख्य रूप से पार्टिसिपल में ये ध्यान रखना है कि पार्टिसिपल दो प्रकार के होंगे, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्टिव फॉर्म में होगा V4 में, और प्रेजेंट पार्टिसिपल पैसिव फॉर्म में होगा बीइंग प्लस V3 फॉर्म में, और परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव फॉर्म में होगा हैविंग V3 और पैसिव फॉर्म में होगा हैविंग बीन V3 फॉर्म में। तो ये नेक्स्ट रूल हम लोग सिंटैक्स का कुछ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड रूल्स देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट होगा तो उसका वर्ब फॉर्म क्या होगा, उसका एग्रीमेंट का समझौता कैसे होगा, अगर सिंगुलर है तो कौन सा वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल करेंगे या सिंगुलर करेंगे, क्या करेंगे। तो रूल नंबर 1 देखते हैं। ठीक है, यहाँ और टोटल रूल तो यहाँ पर तकरीबन ये 36 या 37 नंबर है। तो ईच एवरी नो समबडी समवन वन अगर लिखा हो, ठीक है, तो हम लोग जो है वर्ब किसके अनुसार लगाएंगे, ये सारे के सारे हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो वर्ब भी हमेशा क्या होना चाहिए, सिंगुलर ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल लिखा है not one of the 5 members of the committee was able to present a viable solution। तो वन आ गया, तो इसका मतलब यह जो है सिंगुलर ही है, तो सिंगुलर है तो वर्ब का यूज भी सिंगुलर में ही करेंगे। सेकेंड, ईच ऑफ द थर्ड स्टूडेंट्स डिजर्व्स, ईच भी सिंगुलर है तो वर्ब भी हम लोग सिंगुलर ही यूज किए हैं। ठीक है, तो इसी का एरर आ जाएगा, यहाँ पर वर्ब लिख देगा तो आपको करेक्ट करना होगा, आवाज करना होगा, यहाँ डिजर्व लिख देगा तो आपको डिजर्व्स करने होंगे। चलिए, ईच एवरी नो समबडी समवन वन सदैव सिंगुलर होते हैं, तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल है हम लोग के पास, अगर एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ या अलोंग विथ या बिसाइड्स एंड इन एडिशन टू के साथ नाउन, अगर दो नाउन जुड़े हों तो वर्ब जो है सदैव इनके पहले वाले नाउन के अनुसार ही हम लोग लिखेंगे। जैसे द कोच टुगेदर विथ ऑल द प्लेयर्स ऑफ द टीम इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिबैकल। यहाँ क्या होगा, इज होगा या आर होगा, कौन सा सही होगा। द कोच विद ऑल द प्लेयर्स, विद के साथ जुड़ा हुआ है, उसके पहले कोच है, बाद में ऑल द प्लेयर्स है, तो बाद में प्लूरल है प्लेयर्स, और कोच सिंगुलर है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आप किस नाउन के अनुसार वर्ब का यूज करेंगे। तो विद के पहले जो नाउन है, कोच या सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर होगा, आर गलत हो जाएगा। ठीक है, द कोच टुगेदर विद ऑल द प्लेयर्स ऑफ द टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिबैकल। नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ द पार्टी, ये फर्स्ट नंबर एग्जांपल है और ये सेकंड एग्जांपल है। The members of the party as well as the president does not या do not, okay, does not या do not agree to the proposal। यहाँ the members of the party as well as के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके पहले members of the party प्लूरल है और इसके बाद president सिंगुलर है, तो किसके अनुसार हम लोग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, तो बताइए किसके अनुसार वर्ब का यूज करेंगे हम लोग।
प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे तो डू नॉट का ही यूज करेंगे, डज नॉट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है हम लोग के पास, अगर और, नॉर या बट ऑल्सो लिखा हो और इसके साथ अगर दो नाउन जुड़े हुए हों तो वर्ब किसके अनुसार आएगा? वर्ब जो है हमेशा क्या आएगा? बताइए। वर्ब इसके बाद वाले नाउन के अनुसार ही इस्तेमाल होगा, ठीक है। वर्ब जो है इनके बाद जो नाउन होगा, आफ्टर यूज जो नाउन होगा उसी के हिसाब से वर्ब का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। जैसे नीदर द पीएम nor the members of his cabinet has had paid attention to the matter। तो यहाँ पर नोर के पहले पीएम है सिंगुलर फॉर्म में, नोर के बाद मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट जो कि प्लूरल है, तो हैज या हैव क्या लगेगा? तो बाद वाले नाउन के अनुसार करेंगे, तो नोर के बाद प्लूरल है तो उसके हिसाब से हैव का यूज होगा, ठीक है। हैज का यूज नहीं होगा, तो हैव यहाँ पर करेक्ट है और हैज गलत है। चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग के पास है नथिंग बट से रिलेटेड। तो यहाँ पर नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर या प्लूरल किसी में भी हो सकता है, लेकिन वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर ही होगा। नथिंग बट के बाद नाउन जो है सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन वर्ब का इस्तेमाल जब करेंगे तो हमेशा सिंगुलर ही करेंगे। जैसे नथिंग बट द हेड्स ऑफ इन्यूमरेबल पीपल वाज या वर सीन इन द ग्राउंड। क्या होना चाहिए था? नथिंग बट द हेड्स ऑफ इन्यूमरेबल पीपल। वैसे यहाँ पर नथिंग बट के बाद तो प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को नथिंग बट के हिसाब से वर्ब का यूज करना है, तो वर्ब का यूज न करते हुए क्या यूज करेंगे? वाज का यूज करेंगे और वर्ब गलत हो जाएगा। तो समझते होंगे नथिंग बट के बाद नाउन चाहे सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग पास है मेनी से रिलेटेड। मेनी के बाद आने वाला नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होता है, परंतु मेनी के बाद आने वाला नाउन और वर्ब दोनों क्या होता है? सिंगुलर होता है। तो मेनी के बाद नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल है और मेनी के बाद नाउन और वर्ब जो क्या होता है? सिंगुलर होता है। जैसे यहाँ उदाहरण देख लीजिए, मेनी है, मेनी ए रिलीजियस ट्रेडिशन या ट्रेडिशंस इज या आर फॉलोड इन इंडिया। क्या होना चाहिए? मेनी ए रिलीजियस, मेनी के बाद वर्ब और नाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर होने चाहिए या प्लूरल होने चाहिए? तो मेनी के बाद क्या होता है? दोनों सिंगुलर होता है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेडिशन भी सिंगुलर होगा और इज आर में इज का यूज हुआ। इस प्रकार हमारा सही आंसर क्या हो गया? मेनी रिलीजियस ट्रेडिशन इज फॉलोड इन इंडिया, ठीक है। मेनी रिलीजियस ट्रेडिशंस is followed in इंडिया, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट रूल है ए नंबर ऑफ से रिलेटेड है और दूसरा 3 नंबर ऑफ से रिलेटेड है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है कि ए नंबर के साथ वर्ब का फॉर्म जो है सदैव प्लूरल फॉर्म होता है और द नंबर के साथ सिंगुलर होता है, ठीक है। ए नंबर के साथ प्लूरल वर्ब फॉर्म यूज करेंगे, द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब का फॉर्म यूज करेंगे। The number of students taking admissions in the colleges is या are rising। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। तो यहाँ पर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एडमिशंस इन दी कॉलेजेस क्या होगा? द नंबर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, तो वर्ब का यूज हम लोग क्या करेंगे? इज करेंगे। यहाँ पर इज राइजिंग आर गलत हो जाएगा। फिर ए नंबर है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लूरल यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, ठीक है। इज गलत हो जाएगा, आर टेकिंग एडमिशंस इन द कॉलेजेस। समझ गए होंगे ए नंबर के साथ वर्ब प्लूरल फॉर्म में यूज होगा और द नंबर के साथ वर्ब सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हम लोग के पास, अगर टाइम हो, डिस्टेंस हो या वेट हो, ठीक है, टाइम डिस्टेंस या वेट हो,
तो चाहे प्लूरल में भी हो, फिर भी इसको एक यूनिट मान करके एक यूनिट मानेंगे और वर्ब का फॉर्म सिंगुलर ही करेंगे, ठीक है। जैसे 20 किलोमीटर्स वाज या वर द डिस्टेंस वी हैड टू स्केप ऑन फुट। वाज या वर क्या यूज करेंगे, 20 किलोमीटर्स ये जो है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है तो इसको प्लूरल्स में मालूम पड़ रहा है, लिखा है, लेकिन इसको हम लोग क्या मानेंगे, एक यूनिट मानेंगे और एक यूनिट सिंगुलर हो जाएगा, तो उसके साथ हम लोग वाज का यूज करेंगे और वाज का रद्द हो जाएगा। फिर उसी प्रकार 40 किलोग्राम, इससे भी हम लोग को एक यूनिट मानना है और आर और इस में आर गलत हो जाएगा, इज सही है, इज अ गुड वेट टू लिफ्ट, ठीक है। इस प्रकार ये डिस्टेंस टाइम या वेट से रिलेटेड है, अगर कुछ भी हो तो उसे सिंगुलर मान करके माना, एक यूनिट मान करके और सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। और आज के लिए ग्रामर रूल्स में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट डे में मिलते हैं और कुछ नए रूल्स। कल सारे रूल्स खत्म हो जाएंगे, 3 दिन में सारे के सारे ग्रामर रूल्स खत्म। कल के लेसन में जो है हम लोग पूरे जो बचे हुए जितने भी रूल्स हैं उसको एक दिन में कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद जो भी कुछ बच जाएगा उसको कंप्लीट करेंगे, फिर मॉक टेस्ट भी हम लोग कराएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।